प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र संकेतांक 324 FG के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देख रहे पहले के का नंबर में सदिशों वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए के बीच का कोण होगा। तो देख रहे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण पूछ रहा है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दो वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, अर्थात ए क्रॉस बी की जो भी डायरेक्शन होगी, मान लीजिए ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में है तो बी क्रॉस ए ठीक इसकी विपरीत दिशा में होगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से दोनों के बीच का कोण 180 अंश मिल जाएगा और 180 अंश देख रहे हैं विकल्प नंबर 4 पर दिया है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का विकल्प 4 180 अंश सही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 का खा, एक के खा में देखने दिया है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r निम्नवत परिभाषित है। संबंध देखने दिया है x, y बिलोंग्स टू r और मॉड x माइनस वाई इज लेस देन r इक्वल टू 1। तो ये संबंध दिया है, इसमें हमको देखना है कि z पर यह संबंध r। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों पे हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसमें हम स्वतुल्य की जांच करेंगे। मान लेते हैं माना a बिलोंग्स टू z। आप देख रहे हैं a कॉमा a बिलोंग्स टू r, इसका अर्थ है कि मॉड a माइनस a देख रहे हैं मॉड a माइनस a 0 के बराबर मिलेगा और 0 देख रहे हैं लेस देन 1 सत्य है। क्योंकि a बिलोंग्स टू r, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि आप देख रहे हैं a बिलोंग्स टू r मिल जाता है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है क्योंकि a बिलोंग्स टू r ये सत्य आ जाता है, सत्य है। आप सेकंड हम सममित की जांच करेंगे। मान लेते हैं माना AB बिलोंग्स टू r। तो AB बिलोंग्स टू r अर्थात मॉड a माइनस बी इज लेस देन r इक्वल टू 1 सत्य है। और यदि मॉड b माइनस a भी सत्य हो जाए तो फिर सममित संबंध सिद्ध हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं मॉड a माइनस बी से यदि माइनस हम कॉमन करें, माइनस यही बन जाएगा b माइनस a मॉड इज लेस देन r इक्वल टू 1। देख रहे हैं मॉड पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, पॉजिटिव ही मिलता है। तो मॉड b माइनस a इज लेस देन r इक्वल टू 1। चूंकि हम देख रहे हैं कि AB बिलोंग्स टू r, चूंकि AB बिलोंग्स टू r दिस इंप्लाइज BA बिलोंग्स टू r, इसलिए यह सममित संबंध है। सममित संबंध है। अब हम संक्रमक होने की जांच करेंगे। देखिए संक्रमक में जानते हैं 3 अवयव लिए जाते हैं। तो मान लेते हैं माना ABC बिलोंग्स टू r, माना A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू Z। ऐसी स्थिति में तो देख रहे पहले 2 अवयव अर्थात AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, इसका अर्थ है कि मॉड A माइनस B इज लेस देन r इक्वल टू 1 सत्य है एंड मॉड b माइनस c इज लेस देन r इक्वल टू 1 भी सत्य है। ऐसी स्थिति में अगर हम मॉड a माइनस c इक्वल टू r लेस देन 1 आ जाता है तो फिर संक्रमक भी सिद्ध हो जाएगा। अब हम मॉड a माइनस c निकालेंगे। मॉड a माइनस c देख रहे हैं इसी को हम लिख सकते हैं मॉड a b घटा देते हैं और फिर b जोड़ दें तो देख रहे हैं प्लस माइनस करने में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको लिख सकते हैं मॉड a माइनस बी प्लस मॉड b माइनस सी। आप देख रहे हैं मॉड a माइनस बी प्लस मॉड b माइनस सी, 2 अवयवों का मापांक उनके अलग अलग मापांक के योग से 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो इसको हम कह सकते हैं मॉड, देख रहे यही बराबर मिलेगा मॉड a माइनस बी प्लस मॉड b माइनस सी। तो ये इससे लेस देन r इक्वल टू मिलेगा। आप देख रहे हैं दोनों का हम
मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे मॉड a माइनस बी, देख रहे हैं लेस देन 1 दिया है, तो ऐसी स्थिति में लेस देन 1 प्लस लेस देन आर इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 देख रहे हैं 2 के इक्वल मिल जाता है, तो मॉड a माइनस सी देख रहे हैं इज लेस देन आर इक्वल टू 2, जबकि प्रश्न में देख रहे हैं लेस देन आर इक्वल टू 1 मिलना चाहिए, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इक्वल टू ए सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। तो देख रहे हैं स्वतुल्य सम्मित तो है लेकिन संक्रमक नहीं है, तो विकल्प में यदि हम देखें तो स्वतुल्य है, सम्मित है, किंतु संक्रमक नहीं, देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन पर दिया है। तो इस प्रकार से इस खा में विकल्प फर्स्ट स्वतुल्य है, सम्मित है, स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रमक नहीं है, सत्य है, लेकिन संक्रमक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं गा नंबर, गा में देख रहे हैं कि रहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर है। तो इसमें भी देख रहे हैं एकैकी आच्छादक, बहु एकैकी और आच्छादक, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक। तो इसकी हम जांच करेंगे कि दिया हुआ फलन इनमें से किस विकल्प को टैली करता है। तो देख रहे हैं दिया हुआ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का गा, देख रहे हैं फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर। तो यहाँ पर इसकी हमको जांच करना है कि दिए हुए किन विकल्पों को ये टैली कर रहा है। तो यदि इसको हम प्रतिचित्रण के माध्यम से सिद्ध करें तो देख रहे हैं सबसे पहले तो ये हम डोमेन, चूंकि देख रहे हैं डोमेन और सह डोमेन दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय दिए हैं, तो पहले हम डोमेन बनाते हैं। देख रहे हैं डोमेन है, फिर एक सह डोमेन, अवयव लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इस प्रकार से वास्तविक संख्याओं में जानते हैं सारी संख्याएं मिलेंगी। इसी प्रकार से डोमेन -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब इसमें देख रहे हैं चूंकि दिया है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें यदि हम एफ -1 का मान निकालें, एफ -1 इक्वल टू देख रहे हैं -1 का स्क्वायर प्लस 2 और -1 का स्क्वायर देख रहे हैं 1 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, अर्थात तो देख रहे हैं -1 का प्रतिबिंब 3 बनता है, तो -1 3 से संबंधित है। इसी प्रकार f+1 का मान निकालें, f1 1 का स्क्वायर प्लस 2, देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो देख रहे हैं +1 का प्रतिबिंब भी 3 बनता है। तो देख रहे हैं डोमेन के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सह डोमेन में समान मिलता है, इसलिए यह एकैकी नहीं है। इसके बाद आच्छादक की जांच करेंगे, तो यह हमारा निकल आया चूंकि एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समान है, तो ऐसी स्थिति में यह एकैकी नहीं है। और सह डोमेन में देख रहे हैं निगेटिव संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी, क्योंकि निगेटिव मान लेने में स्क्वायर कर देते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए ये ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में सह डोमेन परिसर के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। तो देख रहे हैं ये ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। आच्छादक न होने का कारण ये ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात सह डोमेन देख रहे सह डोमेन कहलाता है इस सभी अवयवों का समुच्चय, और परिसर होता है केवल जो प्रतिबिंब बन रहे हैं उन अवयवों का समुच्चय। तो सह डोमेन डज नॉट इक्वल टू परिसर, इसलिए यह देख रहे हैं ना एकैकी है और ना ही आच्छादक है। विकल्प में देखें फर्स्ट में कह रहा है एकैकी और आच्छादक, देखें दोनों नहीं है। बहु एकैकी और आच्छादक, बहु एकैकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। थर्ड कह रहा है एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, तो देख रहे हैं एकैकी भी नहीं है। चौथा कह रहा ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक, ये विकल्प 4 सही है, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक है, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प 4 सही है। इसके बाद हम घ नंबर देखते हैं। घ में देख रहे हैं इंटीग्रेशन e की पावर x dx का मान है,
e की घात x का समाकलन हम जानते हैं e की घात x ही होता है, तो विकल्प फर्स्ट में देखें e की घात x दिया है, तो इस प्रश्न का विकल्प फर्स्ट सही है। इसके बाद अंगा नंबर यदि देखें, अंगा नंबर में क्या अवकल समीकरण 3x² d² y/dx² -2 dy/dx + y = 0 की कोटि है। तो देख रहे हैं इसमें उच्चतम अवकलज d² y/dx² है, तो इससे स्पष्ट है तो इसकी कोटि 2 के बराबर होगी, और 2 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सेकंड पर दिया है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सेकंड सही है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित में सभी खंड हल कीजिए, जिसका का नंबर है क्या ABCD। प्रश्न नंबर 2 का है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD इक्वल टू 2 वेक्टर AB। तो देख रहे हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो सबसे पहले हम ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देख रहे हैं ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है, नाम दे देते हैं ABCD, जिसमें हमको सिद्ध करना है वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD। देख रहे हैं विकर्ण को भी मिला लेते हैं, AC और BD। समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती हैं, अर्थात वेक्टर AB बराबर वेक्टर, देख रहे हैं वेक्टर AB और वेक्टर DC ये दोनों समान और समांतर होंगी। इसी प्रकार BC वेक्टर BC इक्वल टू मिलेगा वेक्टर AD के, तो ये समांतर चतुर्भुज के प्रगुण से मिल जाएगा। सबसे पहले हम वेक्टर AC का मान निकालेंगे, तो देख रहे हैं वेक्टर AC बराबर लिखें AB प्लस BC के बराबर मिलेगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। अब इसके बाद यदि हम इस त्रिभुज BDA में देखें, तो ये तो हमारा त्रिभुज ABC में मिला, त्रिभुज ABC में। अब यदि हम त्रिभुज BAD में देखें, त्रिभुज BAD में देख रहे हैं इस त्रिभुज में यदि देखेंगे हमको वेक्टर BD निकालना है, तो देख रहे हैं AC और BD का अंतर ज्ञात करना है, इसलिए वेक्टर BD, तो वेक्टर BD बराबर मिलेगा वेक्टर BA प्लस AD, वेक्टर BA प्लस AD। और देख रहे हैं वेक्टर AD बराबर BC के है, तो हम AD की जगह BC लिख सकते हैं बराबर वेक्टर BA प्लस AD की जगह देख रहे हैं BC रख लेंगे, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाता है। आप देख रहे हैं पहले समीकरण से हम दूसरे समीकरण को घटा दें, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो देख रहे हैं 1 से 2 घटाएंगे AC माइनस वेक्टर BD बराबर AC का मान देख रहे हैं AB प्लस BC माइनस देख रहे हैं घटाएंगे तो माइनस BA माइनस BC दोनों निगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद इसको सरल करते हैं, तो देख रहे हैं सरल करने पर BC प्लस माइनस तो कैंसिल हो रहा है, और वेक्टर AB बराबर जानते हैं, चूंकि वेक्टर AB बराबर होता है माइनस वेक्टर BA, हम माइनस BA के स्थान पर AB लिख सकते हैं, तो यही बन जाएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर AB। देख रहे हैं माइनस BA के स्थान पर वेक्टर AB लिख लेंगे, तो AB प्लस AB अर्थात 2AB, 2 वेक्टर AB, तो वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD बराबर 2 वेक्टर AB, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का खा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के खा में दिया है काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 का खा, देखिए काट इनवर्स -1/√3 इसका हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं काट इनवर्स माइनस x बराबर होता है, क्योंकि फार्मूला है काट इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस काट इनवर्स x, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम मान रख देंगे, तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स x की जगह देख रहे हैं 1/√3 पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3 बराबर होता है, देख रहे काट इनवर्स 1/√3, तो ये हमारा पाई/3 का मान होता है। तो
तो पाई से पाई/3 घटाएंगे तो यही बराबर 2 पाई/3 मिल जाएगा। तो 2 पाई/3 इस दिए हुए प्रश्न का मुख्य मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं गा नंबर। देखिए गा नंबर में दिया है, क्या दर्शाइए कि fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। तो देख रहे यहाँ पर दिया है, दर्शाइए कि fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर क्या एक सतत फलन है। तो fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्रश्न नंबर 2 का गा फलन है fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर। इसको हमको सतत फलन सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं संतत फलन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू यदि तीनों बराबर आ जाती हैं तो फिर दिया हुआ फलन सतत सिद्ध हो जाएगा। तो हम x बराबर c पर ज्ञात करते हैं। x बराबर c पर पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx और यही बराबर बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f c माइनस h। आप देख रहे हैं इस दिए हुए फलन में हम x के स्थान पर c माइनस h रखेंगे तो यही फलन बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन c माइनस h का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसमें हम लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट अप्लाई करने पर यही मिल जाएगा साइन c के स्थान पर 0 रखेंगे तो h के स्थान पर 0 तो देख रहे हैं c माइनस 0 का होल स्क्वायर। c माइनस 0 c के बराबर होगा तो साइन c स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं बराबर साइन c स्क्वायर। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू c प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f c प्लस h। आप देख रहे हैं दिए हुए फलन में हम x के स्थान पर c प्लस h रख देंगे तो यही बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन c प्लस h का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसमें लिमिट यदि हम अप्लाई कर दें h की जगह 0 रख दें तो साइन c प्लस 0 का होल स्क्वायर और देख रहे हैं c प्लस 0 c के बराबर होगा साइन c स्क्वायर। आप फलन की वैल्यू निकाल लें तो वैल्यू देख रहे हैं एफ सी बराबर साइन c स्क्वायर। इस प्रकार से देख रहे हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर सतत फलन है। सतत फलन है तो ये हमारा, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना था कि ये संतत फलन है तो इस प्रकार से देख रहे सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घा। देख रहे प्रश्न नंबर 2 के घा में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का घा है, क्या एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं। एक साड़ी यदृच्छा निकाली जाती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं एक बक्सा है, बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घा। प्रश्न कह रहा है एक बक्से में देख रहे हैं एक बक्सा, प्रश्नानुसार एक बक्सा है, ये मान लीजिए एक बक्सा है और इस बक्से में प्रश्न में कह रहा है एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं। 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं तो कुल साड़ियों की संख्या देखें तो 8 + 7 15 साड़ी मिल जाएंगी। अब एक साड़ी को निकालने पर कह रहा उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देख रहे हैं हम जानते हैं प्रायिकता पीई बराबर होता है अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। तो देख रहे हैं अनुकूल ढंग, चूंकि एक साड़ी निकालने पर कह रहा वो लाल रंग की हो तो अनुकूल ढंगों की संख्या यदि देखें तो चूंकि 8 लाल रंग की हैं तो अनुकूल 8 मिलेंगे, जबकि बक्से में कुल 15 साड़ी हैं तो कोई भी साड़ी निकल सकती हैं तो कुल ढंगों की संख्या 15 होगी। तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता पीई बराबर 8/15 होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 2 का अंगा पार्ट। देखिए प्रश्न 2 के अंगा में 2a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। 2a माइनस बी निकालना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम a और b का मान रख देते हैं। a बराबर दिया है, देख रहे हैं में पहली पंक्ति के अवयव 1 2 3 और दूसरी पंक्ति में 2 3 1 2 3 1, फिर माइनस बी, बी में देख रहे हैं पहली पंक्ति में 3
कामा -1 3 और दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं -1 0 2। अब इसको हम सरल कर लेंगे। सबसे पहले इस 2 का आव्यूह के अंदर गुणा करेंगे। तो देख रहे हैं 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 माइनस, फिर देख रहे हैं 3 -1 3 -1 0 2। आप देख रहे हैं पहले आव्यूह से हम दूसरे आव्यूह को घटाएंगे तो देख रहे हैं 2 -3 संगत अवयव ही घटेंगे। इसके बाद 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 1। इसके बाद फिर देख रहे हैं 6 -3 6 -3, फिर देख रहे हैं 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 1, फिर देख रहे हैं 6 -0, फिर 2 -2। अब इसको यदि हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा 2 -3 -1, 4 + 1 5, 6 से 3 घटाएंगे 3, 4 1 5 6 और 2 -2 0। तो यही 2a - b का मान होगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का अंगा पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप प्रश्न नंबर 1 और 2 के सभी प्रश्नों का हल स्टेप टू स्टेप समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं और शेष प्रश्नों को हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सेशन और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो भी वीडियो बने वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।